हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रयक्ता मानी प्रोबेबिलिटी। इसकी एक्सरसाइज होगी 13.2। इसमें यहां पर केवल दो प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, एक प्रयक्ता के गुणन नियम के आधार पर और स्वतंत्र घटनाओं के आधार पर, जबकि मिश्रित सवाल कुछ होंगे अपवर्जी घटनाओं से, जो कि आपने एक्सरसाइज 13.1 में आपने कंप्लीट भी कर लिए हैं। इससे पहले जो हमने लास्ट वाले क्लास पढ़ाया है उसमें आपको सारे प्रश्न 13.1 के सारे प्रश्नों को हल करवाया है और इसी में आपके अपवर्जी सवाल अपवर्जी घटनाओं से संबंधित प्रश्न थे, तो वहां पर उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इस एक्सरसाइज 13.1 को। अगर अब तक आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आई बटन दबा के पहले आप उनको जरूर कंप्लीट कर लें, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13.1। इससे पहले अब भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं एक्सरसाइज 13.2। इसमें 13.2 में पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें भी पढ़नी है, उसको पहले पढ़ेंगे और इसके बाद में एक्सरसाइज के सवाल कराएंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रयक्ता का गुणन नियम। ये प्रयक्ता का गुणन नियम क्या है इसके बारे में हम देखो यहां पर लिख के बता देते हैं। माना किसी प्रतिदर्श समष्ट की दो घटनाएं ई व एफ हैं, तब समुच्चय ई इंटरसेक्शन एफ दोनों घटनाओं के घटित होने को दर्शाता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या दर्शाता है? दोनों घटनाओं के घटित होने को दर्शाता है। देखिए एक बात हम जानते हैं अच्छी तरीके से, यहां लिख देते हैं, हम जानते हैं कि यदि घटना F घटित हो चुकी है, घटना F घटित हो चुकी हो, तो घटना E के घटित होने की प्रयक्ता क्या होती है? आपको अच्छे से पता है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रयक्ता, जबकि दूसरी वाली घटना पहले से घटित हो चुकी है, तब उसकी प्रयक्ता प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ से डिनोट किया जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ और डिवाइडेड बाई PF। ठीक है भैया, जबकि आपको पता यह भी है कि PF का मान किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब F की प्रयक्ता शून्य नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें, देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। इतना ठीक है। इस पर आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लें और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम ऐसे भी देखो जान सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो अगर हमने यहां पर E की घटना घटने की प्रयक्ता यहां निकाली है, जबकि F घटना पहले से ही घट चुकी है, जबकि इसका अगर हम उल्टा लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ F जबकि घटना E पहले से ही घट चुकी हो, मतलब F घटना के घटित होने की प्रयक्ता जबकि घटना E पहले से घट चुकी हो, तब उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे ज्ञात करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E और डिवाइडेड बाय यहां पर लिखना है PE। ध्यान दें कि E इंटरसेक्शन F या F इंटरसेक्शन E बिल्कुल एकदम सेम होते, यहां लिख दें चूंकि E इंटरसेक्शन F बराबर होता है F इंटरसेक्शन E। ठीक, तो यहां पर हम रख देते हैं यही चीज, तो इस प्रकार से ये देखो बदल के हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और डिवाइडेड बाय PE। तो यहां पर बिल्कुल सिमिलर तरीका से अगर क्रॉस मल्टीपल करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू यहां मिल जाएगी कितनी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E
इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। इस पर आप इक्वेशन नंबर सेकंड डाल लें और बस समीकरण 1 और 2 की दोनों की तुलना करके देखो हम एक रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। यहां लिख दें समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, देखो यहां पर भी है वही चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यहां पर भी वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहां पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ और इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब दूसरी वाली घटना की प्रोबेबिलिटी इनटू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब घटना ई की घटने की प्रायिकता जबकि घटना एफ पहले से घट चुकी हो, अथवा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई मतलब घटना एफ की प्रायिकता जबकि घटना ई पहले से घट चुकी हो। तो इसको कहते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। ठीक, इसका एप्लीकेशन अभी हम आपको प्रश्नों के साथ साथ करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा नियम है उसको भी देख लें। तो अब देखते हैं स्वतंत्र घटनाएं क्या हैं, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास किसी भी सैंपल स्पेस एस की दो घटनाएं हैं, एस की दो घटनाएं मान लेते हैं ई व एफ हैं, तब आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर इस शर्त को ये पालन कर जाए, मतलब घटना ई और एफ दोनों के घटित होने की प्रोबेबिलिटी बराबर घटना ई के घटित होने की प्रोबेबिलिटी इनटू घटना एफ के घटित होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर यदि आ जाए तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि घटना ई और एफ कैसी घटनाएं हैं। तब घटना ई व एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी, दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी। आपको याद रखना है कि दो घटनाओं के एक साथ घटना के घटित होने की प्रायिकता, मतलब ई घटना और एफ घटना के दोनों को एक साथ अगर घटित कराया जाए तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उस प्रोबेबिलिटी के बराबर दोनों घटनाओं के अलग अलग घटित होने की प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर यदि हो जाए तब हम निश्चित रूप से ये कहेंगे कि ये दोनों घटनाएं आपस में कैसी घटनाएं हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। साथ एक बात और याद रखने है कि यदि ये शर्त लागू ना हो, यहां पर याद बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर यहां पर आपको याद रखना है कि अगर घटना ई और एफ दोनों को एक साथ घटाया जाए, घटित ई और एफ दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी उस प्रोबेबिलिटी का मान यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ के गुणनफल के बराबर ना हो तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। तब घटनाएं ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। ठीक, आपको विशेष रूप से ये कभी कभी आपको सिद्ध करवाया जाएगा कि दो घटनाएं दी जाएंगी और आपसे ये कहा जाएगा कि बताइए कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। तो आपको क्या करना है, तब ई और एफ मतलब दोनों घटनाओं के घटित होने की एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालें और पहली घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, दूसरी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालें और इन दोनों का गुणनफल यदि दोनों को एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि दोनों घटनाएं परस्पर कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। इतना क्लियर। अब देखिए यदि दो से अधिक घटनाएं घट रही हैं, मान लेते हैं एक घटना ए है, एक घटना बी है और एक घटना सी है। यदि ये तीनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं तब उनके अलग अलग घटने की, तब घटना ए के घटने की प्रोबेबिलिटी इंटू घटना बी के घटने की प्रोबेबिलिटी इंटू घटना सी के घटने की प्रोबेबिलिटी, इन तीनों घटनाओं को एक साथ घटने की प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि ए घटना, बी घटना और सी घटना दोनों घटनाएं परस्पर कैसी हैं,
स्वतंत्र घटनाएं होंगी। इसके लिए देखो इसका फॉर्मुलेशन करते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। मतलब घटना ए के घटने की प्रयेकता इंटू घटना बी के घटने की प्रयेकता इंटू घटना सी के घटने की प्रयेकता, इन तीनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए घटना ए, घटना बी, घटना सी के एक साथ घटित होने की प्रयेकता के बराबर होना चाहिए। तो तीनों घटनाएं परस्पर कैसी घटनाएं कहेंगे हम? स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक है, तो दो या दो से अधिक घटनाओं के लिए आपको ऐसे करना है, 4 घटना हो तो भी बिल्कुल वैसी प्रकार, वैसे 4-5 के सवाल नहीं आएंगे, 2 या 3 मैक्सिमम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये माने कि ये सब कुछ बातें एक्सरसाइज के प्रश्नों में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज करना है। एक बात और समझें, जैसे कोई घटना ए है और उस घटना की अगर हमें पूरक घटना ज्ञात करनी है तो पूरक घटना की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, या इसको हम ए बार से भी लिख सकते हैं, तो बराबर ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको भी आपको याद रखना है, इसका भी हमें जरूरत पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी कि किसी भी घटना के ना घटने की प्रयेकता बराबर 1 माइनस घटना के घटने की प्रयेकता। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, ये घटना ए डैश मतलब या ए डैश कहें या ए पे बार कहें, तो इसको हम कहते हैं घटना ए की पूरक घटना। ठीक है, तो बस इन्हीं सब का प्रयोग करते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज होगी 13.2, आइए देखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर पहला यहां लिखा हुआ है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहां पर देखो ये तो साफ साफ दिया गया है, इसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है, आपको याद रखना है स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं, बस ऐसा प्रश्न में दिया गया है कि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहां लिख देते हैं, दिया है ए व बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए व बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तब हमें पता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अभी हमने आपको बताया। तो बस इसका हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5 दिया गया है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू में 1/5 दिया गया है। तो बस सीधा मल्टीपल करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 का 1 में मल्टीपल 3 और 5 का 5 में, ये 25, 3/25 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमने निकाल लिया 3/25। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिखा है 52 पत्तों की गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रयेकता बताइए। देखिए यहां पर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, इसका मतलब ये दोनों घटनाएं कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं। मतलब जब दोनों पत्ते निकाले जा रहे हैं तो वो दोनों पत्ते एक ही रंग के हों, उसकी क्या प्रयेकता होगी ये बताइए। सबसे पहले यहां पर आपको यह समझना है कि गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं। बहुत से बच्चे हो सकता है ना जानते हो, गड्डी में टोटल मिला के जो ताश की गड्डी होती है उसमें पत्तों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52। उसमें से 26 लाल कलर के होते हैं और 26 पत्ते आपके काले कलर के होते हैं। अब काले कलर की बात करें, काले में भी 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक होता है चिड़ी का और एक हुकुम का। मतलब 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं जो काले होते हैं और हुकुम के भी 13 पत्ते होते हैं जो काले होते हैं। तो काले हुकुम के 13 और चिड़ी के 13 टोटल मिला के 26 पत्ते होते हैं जो कि काले होते हैं। ठीक है, तो आपको यहां लिख देना है पत्तों की कुल संख्या। ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। और इसमें से जो काले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? काले पत्तों की संख्या, काले
पत्तों की संख्या, तो काले पत्तों की संख्या होती है वो कितनी होती है 26। हमने बताया आधे काले और आधे लाल कलर के होते हैं। तो काले जो 26 पत्ते होते हैं उसमें 26 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो निश्चित रूप से वो हम कह सकते हैं काला ही होगा। 26 में से अगर एक कोई खींचे आए पत्ता तो वो पत्ता आपका निश्चित रूप से काला होगा। हम कह सकते हैं कि 26 स्थितियां अनुकूल स्थितियां होंगी और खींचने के टोटल ढंग होंगे वो कितने होंगे 52 होंगे, मतलब कुल स्थितियां 52 होंगी। आपको यहां लिखना है एक पत्ते खींचा गया एक पत्ता काला हो उसकी क्या प्रयोक्ता होगी, यहां लिख लें खींचे गए एक काले पत्ते के होने की प्रयोक्ता। खींचे गए एक पत्ते जो काला है काले पत्ते के होने की क्या प्रयोक्ता होगी, होने की प्रायिकता। तो ये हमें ज्ञात करनी है। एक पत्ता खींचा गया है और उस पत्ते को अगर वो पत्ता काला है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आपको लिखना है 26/52। ठीक, अनुकूल स्थितियां कितनी होंगी 26 और कुल स्थितियां 52, तो आपको लिखना है 26/52 मानी 1/2। इसी प्रकार अब देखिए एक पत्ता हमने काला जब गड्डी में से निकाल लिया तो अब पत्तों की संख्या अब आपकी केवल और केवल 51 रहेगी। सवाल कह रहा है कि वो पत्ता जो निकाल लिया है उसको गड्डी में रखना नहीं है, प्रतिस्थापित नहीं करना है। तो हमने जब एक पत्ता निकाल लिया तो एक पत्ता निकालने के बाद कुल पत्तों की संख्या अब रह जाएगी कितनी 51 रह जाएगी। तथा निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं जब एक काला पत्ता निकल गया तो काले पत्तों की भी संख्या 26 नहीं बल्कि 25 रह जाएगी। तो यहां लिख देते हैं चूंकि एक काला पत्ता निकाल लिया गया है, एक काला पत्ता निकाल लिया गया है, अतः अब शेष पत्तों की संख्या, शेष पत्तों की जो संख्या है वो कितनी रह जाएगी 52 में से एक कम कर दें बराबर 51 रह जाएगी। तथा काले पत्तों की संख्या कितनी रह जाएगी, काले पत्तों की संख्या रह जाएगी 26 से एक कम कर दें तो क्या ये आपका 25। ठीक है, तब दूसरा काला पत्ता खींचने की प्रयोक्ता, दूसरा पत्ता जब खींचा जाएगा तो वो काला हो उसकी प्रयोक्ता क्या हो जाएगी, उसकी प्रयोक्ता हो जाएगी 25/51, मतलब उसमें टोटल अब 25 पत्ते काले रह गए और टोटल गड्डी रह गई 51 पत्तों की। तो अनुकूल स्थितियां हमारी हो गई कितनी 25 और कुल स्थितियां कितनी है 51। ठीक है, अब आपको हमने बताया कि ये दोनों घटनाएं कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपस में इनका क्या किया जाता है, दोनों का आपस में गुणा कर दें। यहां लिख दें अतः दोनों पत्तों के काले होने की प्रयोक्ता, दोनों पत्तों के काले होने की प्रयोक्ता बराबर आपको लिखना है पहले पत्ते के काले होने की प्रयोक्ता 1/2 है और दूसरा पत्ता जो खींचा गया है वो भी अगर काला है तो उसकी प्रयोक्ता है 25/51 और दोनों का आपस में मल्टीपल करें तो ये हो जाएगा 25/1 दूनी 2 और 2 पंचे 10, 102, मतलब ये हो जाएगा आपका 25/102। क्लियर। तो इस तरीके से एक बार फिर से समझ लें, ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, इसमें 26 पत्ते होते हैं वो काले कलर के होते हैं और 26 पत्ते लाल कलर के होते हैं। यहां पर हमें काले कलर के पत्तों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इन 26 पत्तों में से अगर एक पत्ता खींचा जाए, वैसे टोटल तो है ये आपके 52 पत्ते, इस 52 में से ही एक पत्ता खींचा जाएगा, लेकिन यदि वो 26 में से एक खींचता है, जो खींचा गया पत्ता है वो इसमें से अगर खींचता है तो निश्चित रूप से वो कैसा निकलेगा, काले कलर का निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि खींचे गए एक काले पत्ते के होने की प्रयोक्ता, मतलब पहला पत्ता जो खींचा गया है वो काला है तो उसके होने की प्रयोक्ता बराबर कितनी हो जाएगी 26/52 मानी 1/2 हो जाएगी। अब
वहां से एक पत्ता निकाल लिया गया है, तो अब 26 नहीं, सॉरी ये 52 नहीं बल्कि पत्तों की संख्या अब एक कम हो गई, 51 हो गई। और जो काले पत्ते हो गए 26, उनमें से भी एक कम हो जाएगा, मानी काला ही तो निकाल लिया गया है, इसलिए काले पत्तों की संख्या भी कम हो जाएगी। 26 में से एक कम मानी 25 पत्ते काले रह जाएंगे। अब दूसरा काला पत्ता खींचा जाए, अगर दूसरा पत्ता खींचा जाए और वो पत्ता अगर काले कलर का है, तो काले रंग के पत्ते होने की क्या प्रयत्ता हो जाएगी, 25/51। ठीक, दूसरा खींचा गया पत्ता काला होने की प्रयत्ता, दूसरा खींचा गया पत्ता, यहां भाषा थोड़ी सुधार के लिख लें, दूसरा काला पत्ता खींचने की प्रयत्ता, या दूसरा खींचा गया पत्ता काला हो उसकी क्या प्रयत्ता होगी, ऐसे भी लिख सकते हो 25/51। तो दोनों पत्तों के काले होने की प्रयत्ता बराबर दोनों का गुणा कर दें, 1/2 इंटू में 25/51, दोनों का गुणा करके लिख लें 25/102। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहां लिखा हुआ है संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकालकर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरा हैं और जिसमें 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं, बिक्री के लिए स्वीकृत होने की क्या प्रयत्ता है आपको बताना है। देखिए एक कोई डिब्बा है, उसमें संतरा भरे हैं 15, कुल संतरा कितने हैं 15 हैं, और उस 15 संतरे में से 12 संतरे अच्छे हैं और 3 खराब हैं। हुआ ये कि संतरे के लिए ये कहा गया कि ये अच्छे हैं खराब हैं क्या है, तो उस संतरे को बिक्री के लिए स्वीकृत करने के लिए एक टेस्टर तैयार किया गया कि वहां से उसमें से उसने एक यदृच्छा एक संतरा निकाला, और वो अगर संतरा अच्छा है तो दूसरा संतरा फिर निकाल लिया, वो भी अच्छा है, फिर इसके बाद एक तीसरा संतरा निकाला। यदि ये तीनों संतरे अच्छे हैं तो कह दिया गया कि इसको बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया गया कि संतरे को बेचो भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यदि ऐसा नहीं होता तो इसको हम अस्वीकृत कर देते। देखो सवाल में लिखा है कि यदि ये तीनों संतरे अच्छे हैं तो बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। 15 संतरे टोटल हैं, इसमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले 3 घटनाएं हैं, एक पहला संतरा ए मान लें, एक दूसरा संतरा और एक तीसरा संतरा। तीनों संतरों को ये मान लेते हैं कि ये निकाले गए तीनों संतरे अच्छे हैं, उनके अच्छे होने की घटना ए बी सी से डिनोट कर देते हैं। क्या कर दें, माना घटनाएं ए कोमा बी व सी संतरों को पहले दूसरे तीसरे संतरे के अच्छे निकलने की घटनाएं हैं। माना घटनाएं ए कोमा बी व सी पहले कोमा दूसरे व तीसरे संतरे के अच्छे निकलने की हैं, मतलब एक घटना कोई ए है, घटनाएं हैं, एक कोई घटना ए है जो कि पहले संतरे के अच्छे निकलने की घटना है, दूसरी कोई घटना बी जो दूसरा संतरा अच्छा निकलता है उसकी घटना बी है, और तीसरी बार एक तीसरा संतरा निकाला जाता है वो भी अच्छा है तो उसके अच्छे निकलने की घटना हमने सी से डिनोट कर दी। तो आपको यहां लिखना है पहले संतरे के अच्छे होने की प्रयत्ता। कैसे लिखोगे, पहले संतरे के अच्छे होने की प्रयत्ता को आप पी ए से लिखोगे, मतलब ए घटना क्या है, पहले संतरे को अच्छे निकलने की घटना है, और इसमें पी ए का मतलब क्या हो गया कि अच्छे निकलने की प्रयत्ता, पहले संतरे के अच्छे निकलने की प्रयत्ता क्या हो जाएगी। देखिए 12 संतरा अच्छे हैं और 12 अच्छे परिणाम मानी अनुकूल परिणाम 12 और कुल परिणाम हमारे पास 15, तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला संतरा अगर अच्छा है तो उसके अच्छे निकलने की प्रयत्ता कितनी हो जाएगी, 12/15 हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए ध्यान दें, दूसरे संतरे के अच्छे होने की प्रयत्ता, दूसरे संतरे के अच्छे होने की प्रयत्ता
इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम पीबी से डिनोट करेंगे। और पीबी बराबर, देखिए ध्यान दें कि अब हमने से एक, उसमें से जो 12 संतरे थे अच्छे, उसमें से एक संतरा अच्छा वाला निकल गया, तो अब संतरे केवल उसमें कितने रह गए, 11 संतरे अच्छे रह गए। और टोटल में से 15 में से एक कम हो गया, तो अब 14 संतरे शेष रह गए। हम कह सकते हैं कि 14 में से 14 संतरे टोटल हैं और उनमें से 11 संतरे अच्छे हैं और 11 संतरों में से ये देखो 11 अनुकूल स्थितियां और बटे कुल स्थितियां कितनी हैं, 14। तो हम लिख सकते हैं कि दूसरा संतरा जो अच्छा होगा उसके अच्छे निकलने की प्रयत्ता कितनी होगी, 11/14 होगी। और बिल्कुल इसी प्रकार अब यहां लिख दें तीसरे संतरे के अच्छे होने की प्रयत्ता, तीसरे संतरे के अच्छे होने की प्रयत्ता को हम पीसी लिख दें। और ध्यान दें कि अब एक और संतरा उसमें से कम हो गया, तब टोटल अब पहले 14 बचे थे, अब 13 ही बचे। और यहां पर जो 12 थे, पहले एक निकाल लिया, 11 हो गए, अब एक और निकाल लिया गया, तो यहां पर अब 10 बटे में आपको लिखना है 10/13। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला संतरा अच्छा होगा उसकी प्रयत्ता होगी 12/15 और दूसरा संतरा अच्छा होगा उसके निकालने की प्रयत्ता हो जाएगी 11/14 और तीसरा संतरा अगर अच्छा है उसके अच्छे होने की प्रयत्ता हो जाएगी 10/13। तो यहां पर तीनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, यहां लिख दें क्योंकि तीनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रयत्ता, तीनों संतरों को अच्छे होने की क्या प्रयत्ता हो जाएगी कि पहला निकाला गया संतरा अच्छा हो, दूसरा भी अच्छा हो, तीसरा भी अच्छा हो। तो तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रयत्ता हमने बताया कि अगर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो आपस में इनका गुणा कर देते हैं 12/15 और इंटू में 11/14 लिख दें और इंटू में 10/13 लिख दें, इनका आपस में मल्टीपल कर दें, बस आंसर आ जाएगा। देखिए एक काम करते हैं, 3 से यहां डिवाइड कर दें, 3 पंचे 15, 3 चौको 12 और इसी प्रकार 2 से और करें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, बाकी आपस में गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए 11 का 2 में गुणा, 11 दूनी 22, एक काम और करें, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इस तरीके से और काट दें तो ऊपर हमारे पास 11 चौको 44 बचेगा, जबकि नीचे आपका 13 सत्ते 91 बचेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रयत्ता कितनी है, 44/91। अब अगर ये तीनों संतरे अच्छे हैं तो बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। इसका मतलब स्वीकृत करने की, मतलब डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किए जाने की प्रयत्ता भी आपकी इतनी ही लिखनी है, कितनी, 44/91। यहां लिख दें, अतः डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रयत्ता बराबर कितनी लिखनी है, इनका आपको आंसर लिखना है 44/91। ठीक है भाई, तीनों संतरों के अच्छे होने की जो प्रयत्ता होगी वही डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत करने की प्रयत्ता हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रयत्ता कितनी आ जाएगी, 44/91। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं।